गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे प्रॉब्लम नंबर थर्ड की, और आप लोगों ने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। जिस तरह से आप लोगों ने क्वेरी पूछी थी तो समझ में आ रहा है कि बैलेंस शीट भी आप लोगों को एकदम परफेक्टली समझ में आ रही है। तो थोड़ा बहुत अथोराइज्ड कैपिटल वगैरह इन एडजस्टमेंट में आप लोगों को जो कन्फ्यूजन हो रहा है आज यहाँ पे हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि ये पार्ट भी आप लोगों का एकदम 100% कवर हो जाए। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा प्रॉब्लम नंबर थर्ड। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आज कौन सी बैंक है? डीजीसीसी बैंक लिमिटेड, ये तो अपने कॉलेज का ही नाम है। डीजीसीसी बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008। ओके, तो रेगुलर सेंटेंस, रेगुलर बैंक, रेगुलर ईयर, इसके अंदर कोई हम लोगों ने चेंजेस नहीं किया है। तो अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ते पढ़ते आप लोगों को शेड्यूल्स याद करने हैं। जब तक आप लोगों को शेड्यूल्स याद नहीं होंगे तब तक आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है वो स्टूडेंट्स क्या करो, स्टार्टिंग वाले जो फॉर्मेट वाले पार्ट है, फॉर्मेट वाला वीडियो है, एक कल वीडियो अलग सा भी बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड किया है, वो वीडियो देखो। वो वीडियो देने के बाद आप लोगों के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे हमारा ट्रायल बैलेंस सिस्टमैटिकली, और पढ़ते पढ़ते हम लोग लिखेंगे हमारे शेड्यूल्स। ओके, तो आप लोगों के सामने उन्होंने दिया है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जैसे कि हमारा रूल्स है, डेबिट होगा तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11 तक। ओके, शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11। और क्रेडिट साइड होगी तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे 1 to शेड्यूल नंबर 5। एकदम सिंपल। अभी वन बाय वन आप लोग पढ़ते पढ़ते मेरे साथ यहाँ पे आप लोग नोटबुक के अंदर लिखने की कोशिश करो। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जैसे कि आप लोगों का टाइटल है शेड्यूल नंबर 7, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7। देन नेक्स्ट बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हर दिन आ रहा है ये नाम, आप लोगों को लिखना है शेड्यूल नंबर 8। इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के अंदर कम बैंक ने इन्वेस्टमेंट की तो ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 8 के अंदर। गोल्ड और सिल्वर, ये दो नाम आते हैं, तो गोल्ड कहाँ पे आएगा बोलो मुझे? गोल्ड आएगा शेड्यूल नंबर 8 के अंदर, गोल्ड आएगा शेड्यूल नंबर 8। अभी देखो प्रीमाइसेस, एट कॉस्ट और एडिशन टू प्रीमाइसेस, ये कंबाइन दो नाम आए यहाँ पे, बराबर है, प्रीमाइसेस एंड एडिशन टू प्रीमाइसेस। तो ये चले जाएंगे शेड्यूल नंबर, कहाँ पे आएगा प्रीमाइसेस? शेड्यूल नंबर 10। और एडिशन टू प्रीमाइसेस ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 10। ओके, ये दोनों भी हम लोगों को ट्रांसफर करने होंगे शेड्यूल नंबर 10 के अंदर। उसके बाद कैश विथ आरबीआई, अगर आरबीआई आती है तो शेड्यूल नंबर 6 लेकर आएगी, और आरबीआई छोड़कर एनी अदर बैंक आएगी तो वो चली जाएगी शेड्यूल नंबर 7। लोन, एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट, बैंक का सबसे बड़ा दोस्त, लोन्स देना, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना, ये बैंक का रेगुलर बिजनेस होता है, और रेगुलर बिजनेस चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9। ये देखो ये आ गया ब्रांच एडजस्टमेंट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट आएगा तो शेड्यूल नंबर 11, और क्रेडिट आएगा तो शेड्यूल नंबर 5। अभी सिल्वर भी आया है, सिल्वर, सिल्वर का इफेक्ट चला जाएगा शेड्यूल नंबर 11। गोल्ड होगा तो 8 और सिल्वर होगा तो शेड्यूल नंबर 11। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस टाइप जैसा खर्चा है, तो प्रीपेड होगा तो 11 नंबर, आउटस्टैंडिंग होगा तो 5 नंबर। ओके, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कल भी आया था, आज भी आया है, ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 11। और नॉन बैंकिंग असेट्स, मतलब वो असेट जो फिक्स्ड असेट नहीं है, रेगुलर असेट नहीं है, फोरफिट किए वाली असेट्स है, और ये असेट चली जाएगी शेड्यूल नंबर 11। तो ये हो गया आप लोगों की डेबिट साइड। जैसे ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो देखो एक 5 मिनट भी नहीं लगते आप लोगों को पोस्टिंग करने के लिए। स्टार्टिंग वाले 1-2 प्रॉब्लम के अंदर डर लगता है, लेकिन कॉन्फिडेंस और वैसे ही कंटिन्यूटी अगर आप लोगों ने मेंटेन की, वो वीडियो उसी दिन आप लोगों ने कवर किया, नोटबुक के अंदर लिखा, फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम के अंदर सोचना ही नहीं है मुझे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, सिर्फ लिखते जाना है बस, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी रहेगी। तो आखिरी जब प्रॉब्लम आते हैं ना तब आप लोगों को बोर होने लगेगा, यार यही तो ये हर दिन काम है। तो ऐसा ही आप लोगों को बोर होना चाहिए अकाउंटेंसी के अंदर, तब जाके आप लोगों का कॉन्फिडेंस, मतलब मैं कर सकता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आएगा और एग्जामिनेशन के अंदर मैं जाके 100% इसको टैली करूंगा। तो ये हो गई आप लोगों की डेबिट साइड। इसके अंदर कुछ खास बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, हर दिन खर्चे आते हैं वही आते हैं। चलो अभी हम लोग जाएंगे क्रेडिट साइड। शेयर कैपिटल, कैपिटल का शेड्यूल है 1, तो 1 पे चला जाएगा। रिजर्व ऑफ फंड,
तो कोई भी रिजर्व कहाँ पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर सेकेंड। फिक्स्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट नाम ही बोलता है मुझे 3 नंबर में लिखो, तो डिपॉजिट को हम लिखेंगे 3rd नंबर। सेविंग बैंक डिपॉजिट भी देखो बोल रहा है मुझे 3rd नंबर में लिखो, तो 3rd नंबर के अंदर हम लोग लिखेंगे। अभी देखो करंट अकाउंट, करंट भी बोलता है मुझे 3 नंबर के अंदर लेके जाके वहाँ पे रखो, तो हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 3rd। अभी रिजर्व फॉर बिल्डिंग और डेप्रेसिएशन ऑफ फंड ऑन प्रीमाइसेस, ये भी 2 एडजस्टमेंट है इंटरनल शेड्यूल नंबर 10 के लिए, देखेंगे सबसे आखिरी में हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10 नंबर और यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 10 नंबर। ओके, तो ये चले जाएंगे शेड्यूल नंबर 10 के अंदर। देखो इधर डेबिट साइड में प्रीमाइसेस था, एडिशन टू प्रीमाइसेस था, इसी रिलेटेड ये 2 एडजस्टमेंट है। आज इंटरनल एडजस्टमेंट दिए है उन्होंने, बाकी कुछ खास नहीं है, आएगा आसानी से जब आप लोगों का शेड्यूल नंबर 10 होगा तब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 5th। अनक्लेम्ड डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5th। अभी तो आप सर बोल रहे थे ऊपर क्रेडिट साइड में 1 to 5 ही आइडेंटिफाई करना है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने 10 नंबर लिखा है, तो इसीलिए तो अंडरलाइन किया है रेड से, ताकि ये जो चला जाएगा शेड्यूल नंबर 10 के अंदर चला जाएगा, ये रिलेटेड है, शेड्यूल नंबर 10 से रिलेटेड है। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे जब हमारा शेड्यूल नंबर 10 आएगा वहाँ पे डिटेल्स में। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब ही होता है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, शेड्यूल नंबर 5th। आज तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा तो सिंगल इफेक्ट लेकर आएगा, और एडजस्टमेंट में आएगा तो ड्यूअल इफेक्ट, डबल धमाका लेकर आएगा। बराबर है, ये बात बिल्कुल याद रखनी है। तो आज अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट हो सकता है, एडजस्टमेंट भी आएगा, 2 बार भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ट्रायल बैलेंस के अंदर आया तो सिंगल इफेक्ट, और एडजस्टमेंट में आया तो ड्यूअल इफेक्ट। ये भूलना नहीं, हमारे इफेक्ट हमें याद होने चाहिए कि ट्रायल बैलेंस वाला इफेक्ट हमेशा सिंगल होगा और एडजस्टमेंट वाला जो इफेक्ट होगा ना वो डबल धमाका ही होगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग जाएंगे बोरोविंग फ्रॉम बैंक इन इंडिया। चाहे कहां से भी बोरोविंग हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम पढ़ेंगे बोरोविंग नाम, और बोरोविंग चला जाएगा शेड्यूल नंबर 4th। अभी देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सिस्टमैटिकली पढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब उसी के अंदर इंक्लूड है 2,10,000 फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 2,10,000। सिंपल है, टोटल प्रॉफिट देखो वहां पे आउटवर्ड कॉलम में कितना लिखा है 4,10,000 रुपीज, बराबर है। आउट ऑफ दैट 4,10,000 2,10,000 फॉर करंट ईयर, दो रिमेनिंग बैलेंस रुपीज 2 लाख फॉर लास्ट ईयर। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं क्या आप लोगों को, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं क्या, 4,10,000 रुपए टोटल प्रॉफिट था, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 4,10,000 में से 2,10,000 है, तो 4,10,000 में से 2,10,000 अगर माइनस करोगे तो प्रीवियस ईयर के कितने बचेंगे 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख प्लस 2,10,000 ये दोनों का मिला के कितना बनेगा 4,10,000। आप लोग नीचे वर्किंग नोट में देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मतलब ये हमारा क्या होगा करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया 2,10,000, बराबर है। और नीचे देखो सबसे आखिर में नेट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये 2 लाख, तो ये दोनों का टोटल मिला के कितना हो गया 4,10,000। हर दिन क्या करते हैं वो सेपरेट देते हैं, अलग सा देते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ इसीलिए आज उन्होंने क्या किया है उसी के अंदर वो सेंटेंस को उन्होंने ऐड किया है। लेकिन आप तो होशियार बच्चे हो, आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, बराबर है। ओके, चलो अभी आएंगे हम लोग आखिरी नाम पर, डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड। नाम में फंड लिखा है तो चला जाएगा शेड्यूल नंबर 2। तो ये थी हमारी क्रेडिट साइड। देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, फिक्स्ड, सेविंग, करंट, ये तीनों 3 के अंदर चले गए। रिजर्व और डेप्रिसिएशन फंड ऑफ प्रीमाइसेस सिर्फ हम लोगों को 10 के अंदर लेना है, तो ये शेड्यूल नंबर 10 की बातें होगी। और बाकी वहां से अनक्लेम्ड, अनएक्सपायर्ड, ये जो बातें होगी बोरोविंग वगैरह, ये कहां पे चले जाएंगे 5th के अंदर, बोरोविंग 4th के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,10,000 टोटल प्रॉफिट है, लेकिन उसके अंदर वाला 2,10,000 हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो 2 लाख रुपीस था ना, वो हमारा कौन सा प्रॉफिट होगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा। और डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड जो होता है तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। तो ये थी हमारी आज की हमारी डीजीसीसी बैंक लिमिटेड की ट्रायल बैलेंस। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
एडजस्टमेंट। देखो अभी कुछ एडजस्टमेंट, अभी स्टार्टिंग से अगर आप लोगों ने एडजस्टमेंट देखे होंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि यार इसमें तो कुछ खास है ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट तो वही है और मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो चलिए अभी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, the current year profit is before making adjustment for unexpired discount। unexpired discount मतलब rebate on bills discounted। अभी इस यहाँ ये जो एडजस्टमेंट होंगी, ये एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट्स लाएंगी? 2 इफेक्ट्स लाएंगे। तो हम लोग रेगुलर इफेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 2,10,000 था, 4,10,000 में से 2,10,000 हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट, और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट हम लोगों ने माइनस किया है हमारे प्रॉफिट से। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा शेड्यूल नंबर 5 के अंदर, 2,000 रुपीज। चलो अभी हम लोग देखेंगे ये 2,000 रुपीज हम लोगों ने शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर से माइनस किए हैं या नहीं किए। तो इसको एक अलग सा कलर देते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आए। तो ये एडजस्टमेंट्स में से 2,000 रुपीज थे। हम जाएंगे सीधा शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। शेड्यूल नंबर 5 के अंदर आके हम लोग देखो यहाँ पे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 2,000 रुपीज। ये 2,000 रुपीज कहाँ से आ गए? एडजस्टमेंट से। और ये 50,000 रुपीज कहाँ से आ गए? ट्रायल बैलेंस से। तो आज 2 बार अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट आ गए। 2 बार आने दो या 100 बार आने दो, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रोसेस करते जाना है। ओके, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट का इफेक्ट, बराबर। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट का इफेक्ट। अभी हम लोग आएंगे एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड। चलो एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड क्या है? द बैंक हैड बिल्स फॉर कलेक्शन। ये नाम आप लोगों को ढूंढना है बस, बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, बोलो मुझे? तो बिल्स फॉर कलेक्शन चला जाएगा बैलेंस शीट के फॉर्मेट के नीचे चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे बिल्स फॉर कलेक्शन, सिंगल इफेक्ट, बाकी कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस जाके वहाँ पे लिखना है। तो हम लोगों ने फॉर्मेट के नीचे बिल्स फॉर कलेक्शन 3 लाख रुपीज वहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। तो ये बिल्स फॉर कलेक्शन 3 लाख रुपीज एंड एक्सेप्टेंसेस 4 लाख। तो ये एक एडजस्टमेंट के अंदर और एक एडजस्टमेंट है। एक्सेप्टेंसेस कहाँ चला जाएगा? तो एक्सेप्टेंसेस चला जाएगा शेड्यूल नंबर 12 कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज के अंदर चला जाएगा। तो ये लिखेंगे हम लोग शेड्यूल नंबर 12, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, ऐसे नाम आते हैं। देखो शेड्यूल नंबर 12 के अंदर ये चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 12 के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेड्यूल नंबर 12। ओके, बिल्स फॉर कलेक्शन फॉर्मेट के नीचे और एक्सेप्टेंसेस शेड्यूल नंबर 12 के वहां पे। नेक्स्ट, देयर वॉज अ क्लेम ऑफ रुपीज 2 लाख अगेंस्ट द बैंक बट एक्नॉलेज्ड एज अ डेब्ट। ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 12। ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 12। बस शेड्यूल नंबर 12 की प्रैक्टिस है आज के प्रॉब्लम में, बाकी कुछ नहीं है। द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड शेयर्स, तो ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 12। आप लोग शेड्यूल नंबर 12 वाला एक बार पार्ट देखो, आप लोगों को लगेगा कि ये सभी नाम तो वहीं पे आते हैं। ओके, ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 12 के अंदर। तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 4 वाला पार्ट। और लाइबिलिटी फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ओ ये तो भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 12। मतलब इस प्रॉब्लम का फीचर क्या है दोस्तों, बोलो मुझे? इस प्रॉब्लम का फीचर है आप लोगों का कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वाला पार्ट जो होगा ना, वो पार्ट उनको परफेक्ट करना है, परफेक्ट बनाना है। देखो 5 एडजस्टमेंट दिए तो उन्होंने 5 में से 1 2 3 4 एडजस्टमेंट, मतलब 90% एडजस्टमेंट तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी से ही रिलेटेड है। इतनी सारी एडजस्टमेंट अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में होंगी तो चलो एक बार कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का शेड्यूल नंबर 12 हम लोग देखेंगे, ताकि वहां पे हम लोगों को समझ में आए ये सभी बातें वहां पे आई है या ना आई है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 contingent liability for partly paid share 32,000, acceptances 4 lakh, claim against the bank acknowledgement as a debt 2 lakh और liability for forward exchange contract 20 lakh। तो ये शेड्यूल नंबर 12 के अंदर आप लोगों की जो एडजस्टमेंट थी, उन एडजस्टमेंट में से 4 एडजस्टमेंट नियर अबाउट यहाँ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टमैटिकली ये सभी अमाउंट लिखी है और फाइनल कंक्लूडिंग टोटल कितना है? 26,32,000। तो ये हमारी शेड्यूल नंबर 12 वाली बातें थी। और इस प्रॉब्लम का फीचर भी क्या है? तो शेड्यूल नंबर 12 आप लोगों का परफेक्ट बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर 1-2 एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली शेड्यूल नंबर 12 के ऊपर होती है, बराबर है। तो आप लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम देखे होंगे तो आप लोगों को वो समझ में आया होगा कि शेड्यूल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए अभी हम लोग हमारा रिमेनिंग वर्किंग नोट वाला पार्ट कवर करते हैं, देखते हैं। अभी एडजस्टमेंट तो खत्म हो गई, एक बार फिर से देखो। करंट ईयर का प्रॉफिट था, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 2000 P&L अकाउंट में से माइनस किया, सेकंड इफेक्ट शेड्यूल नंबर 5 के अंदर लिखा। बिल्स फॉर कलेक्शन फॉर्मेट के नीचे लिखना होता है, लिख लिया हम लोगों ने। एक्सेप्टेंसेस 4 लाख शेड्यूल नंबर 12। क्लेम अगेंस्ट द बैंक एक्नॉलेजमेंट एज अ डेप्ट 2 लाख रुपीज शेड्यूल नंबर 12। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 और लाइबिलिटी फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल नंबर 12। 1 2 3 4 चार नाम शेड्यूल नंबर 12 के अंदर आ चुके हैं। अभी वर्किंग नोट हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना था, 2,10,000 रुपीज। उसमें से हम लोगों ने माइनस कितना किया, सिंगल एडजस्टमेंट है आज कुछ भी नहीं आया, लोन वाली एडजस्टमेंट नहीं है, टैक्सेशन वाली एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है आज। तो 2,000 रुपीज माइनस करने के बाद आफ्टर एडजस्टमेंट एक प्रॉफिट माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट बच गया हम लोगों के पास, 2,08,000 रुपीज। बराबर है ना, एक एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट आएगा, 2,08,000 रुपीज। और वो प्रॉफिट के ऊपर हम लोगों ने 20% हमारा जैसे कि रूल है, हम लोगों ने रिजर्व ट्रांसफर किया, वो आ गया 41,600 रुपीज। ये तो लेस वाला था, और लेस के सामने क्या लिखा है, मुझे शेड्यूल नंबर सेकेंड के सामने ट्रांसफर करो, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 41,600। चलो एक बार देखते हैं शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर हम लोगों ने ट्रांसफर किया है क्या। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्रांसफर ऑलरेडी किया है, वहां पे 41,600। और ये 16 लाख रुपीज कहां से आ गए, तो ये रिजर्व फंड ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है। तो ये 16 लाख प्लस 41,600 दोनों का मिला के कितना बन गया, 16,41,600। ये थी हमारी शेड्यूल नंबर सेकेंड की टोटल। बराबर है। चलो अभी हम लोग आएंगे, हमारा वर्किंग नोट वाला रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी ये रिजर्व माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व 2,08,000 माइनस 41,600 करोगे ना आप लोग, तो 1,66,400 रुपीज। ये अमाउंट कहां से आ गई, तो यहां ब्रैकेट में लिखूं क्या आप लोगों के लिए, 2,08,000 माइनस 41,600। तो ये माइनस करने के बाद ये अमाउंट आ गई 1,66,400 रुपीज। और ये अमाउंट आती है तब हम लोग अभी कंक्लूड करेंगे, हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज। अगर हम लोग इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं 2 लाख रुपीज को, तो हमारा बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट का मतलब होता है मुझे शेड्यूल नंबर सेकेंड में ट्रांसफर करो। तो ये दोनों का सम बनेगा 3,66,400 और ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर। चलो एक बार चेक करते हैं। देखो बैलेंस टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,66,400 रुपीज वहां पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अभी ये हो गया हमारा वर्किंग नोट वाला पार्ट्स। नेट प्रॉफिट लेना है 2,10,000, उसमें से अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट माइनस करना है, जो बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आएगा। उसके बाद लेस ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व करना होगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी, उसके अंदर ऐड करना है बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट प्रीवियस ईयर, और दोनों का जो सम बनेगा वो बनेगा हमारा शेड्यूल नंबर सेकेंड का बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो ये थे आप लोगों का ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट। यहां तक आप लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया ना, तो आप लोगों ने नियर अबाउट 70 to 80% लड़ाई जीत ली है। तो सिर्फ इसके बाद क्या है, फॉर्मेलिटी है, बस आप लोगों को जहां पे नंबर लिखे थे वो नंबर आप लोगों को जाके यहाँ पे पोस्टिंग करवाना है। तो देखो आज एथोराइज्ड कैपिटल कुछ दिया है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिया है। ना दिया हो तो क्या आएगा यहाँ पे, नील आएगा। अगर उन्होंने दिया नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे, नील आएगा। और एडजस्ट में कल एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर एथोराइज्ड कैपिटल के नीचे डबल अंडरलाइन वगैरह क्यों किया, तो डबल अंडरलाइन का मतलब है, सुनो, ये टोटल के अंदर नहीं आएगी, टोटल के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। और वो जो अमाउंट आप लोगों को ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई है ना, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लोगों का शेयर कैपिटल कितना है, देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज। कुछ समझ में नहीं आया तो ये बात याद रखो, ट्रायल बैलेंस वाली जो अमाउंट होती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो शेयर कैपिटल दिया जाता है, अगर कॉल्स इन अरियर्स ना दिया गया हो तो ये जो अमाउंट होगी, ये अमाउंट से ही हमारा शेड्यूल क्लोज होगा। समझ में आ रहा है, एथोराइज्ड कैपिटल नहीं है। जो अमाउंट आप लोगों की ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी, देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर शेयर कैपिटल कितना था, 10 लाख रुपीज। तो हमारा प्रॉब्लम का टोटल कितना बन गया है शेड्यूल नंबर 1 का, 10 लाख रुपीज। यहाँ पे समझो एथोराइज्ड कैपिटल उन्होंने समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 लाख रुपीज दिया होता फॉर एग्जाम्पल,
तो हम लोग कंसीडर करते क्या? बिल्कुल नहीं करते। तो हम लोगों को लेना नहीं, एथोराइज्ड कैपिटल का कुछ रिलेशन होता ही नहीं है। एथोराइज्ड कैपिटल जस्ट इंफॉर्मेशन होती है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे लिखना है। और कुछ समझ में नहीं आए तो सिंपल भाषा में जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इशूड कैपिटल दिया होगा वही अमाउंट लेकर आप लोग शेड्यूल नंबर 1 क्लोज करो। तो ये थी शेड्यूल नंबर 1 की टोटल। शेड्यूल नंबर 2 देखो, रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस का ले लिया है 16 लाख रुपीज, उसके अंदर 20% हम लोगों ने वर्किंग नोट से लिए 41,600, और ये दोनों का टोटल बन गया 16,41,600। डिविडेंड फ्लक्चुएशन फंड जैसे कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा था शेड्यूल नंबर 2 6 लाख रुपीज, और बैलेंस टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,66,400, और ये तीनों का टोटल बनेगा 26,08,000 रुपीज। ओके, तो ये शेड्यूल नंबर 2 की टोटल चली जाएगी ऊपर फॉर्मेट के अंदर। अभी डिपॉजिट के बारे में देखो, यहाँ पे डिपॉजिट के बारे में, तो डिपॉजिट के अंदर करंट अकाउंट आया है, सेविंग अकाउंट आया है, फिक्स्ड आया है, कुछ खास नहीं है। करंट की टोटल करंट के सामने, सेविंग की सेविंग, फिक्स्ड की फिक्स्ड, और अल्टीमेटली टोटल बन गई 3,20,00,000 रुपीज। जीरो सब बराबर लगाना है, कैलकुलेटर पे भूलो मत, नहीं तो एक आधा जीरो कम हो गया तो आप लोगों ने देखा है कितनी प्रॉब्लम आती है, सब टोटल रॉन्ग हो जाता है। तो जीरो मतलब बराबर करोड़ आएंगे, लैक्स आएंगे, थाउजेंड्स आएंगे, हंड्रेड्स आएंगे, तब जाके कितने जीरो लगाना, ये बात आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि अभी सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो आप लोग। बोरोविंग तो हर दिन आता है, सिंगल नाम है बस, सबसे फेवरेट शेड्यूल 2,50,000 रुपीज, तो ये लग गया 2,15,000 क्लोज हो गया। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस जैसे कि बिल्स पेएबल, यही पे आएगा क्या? यस सर, यही पे आएगा। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ये कहाँ से आ गया? ये आ गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर से आ गया, तो ये ट्रायल बैलेंस वाला है, और एक जो था वो एडजस्टमेंट वाला है। सर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इनर कॉलम में ट्रायल बैलेंस 50,000 और एड अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 2,000, और आउटवर्ड कॉलम में 50,000, बिल्कुल लिख सकते हो, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 50,000 ऐसे लिखा और 52,000 ऐड करके लिखा तो भी चलेगा, अल्टीमेटली उसी शेड्यूल्स के अंदर आने वाला है। तो लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये आप लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए सेपरेशंस वहां पे लिखा है। ओके, तो ये शेड्यूल नंबर 5 20,76,000। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस, यहां से हमारे हो जाएंगे असेट साइड के शेड्यूल। आज तो सिंगल नाम है, कैश विद आरबीआई 34 लाख हो गया क्लोज। शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विथ एसबीआई, आरबीआई छोड़कर जो बैंक आएगी कहां पे चली जाएंगे दोस्तों? शेड्यूल नंबर 7 के अंदर 12 लाख, और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 2 लाख रुपीज, तो दोनों का टोटल बन गया 14 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 करोड़, डिबेंचर 4 लाख, और गोल्ड 24 लाख रुपीज। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये तीन नाम आएंगे, तीन बातें आएगी, 1 करोड़ 28 लाख रुपीज आप लोगों का बनेगा, सम आप लोगों का बनेगा टोटल। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अभी लोन्स एंड एडवांसेस, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड 9 लाख रुपीज, लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 1 करोड़, तो टोटल बनेगा 1 करोड़ 9 लाख रुपीज। ओके, आज कौन सी एडजस्टमेंट नहीं है, कौन सी एडजस्टमेंट को आप लोग मिसिंग कर रहे हो? तो आज कोई एडजस्टमेंट बैड टिप्स वाली नहीं आई है, इसलिए हम लोगों ने वहां से लेस नहीं किया है। तो एडजस्टमेंट आज नहीं आई है ऐसा सोचना नहीं आई तो नहीं आई है। ओके, जो जब आएगी तब आप लोगों को लेस करेंगे, नहीं आएगी तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे। चलो आगे जाएंगे। अभी आ गया जो आज का कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और फिक्स्ड असेट के शेड्यूल के बारे में ये प्रॉब्लम का फीचर है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। प्रीमाइसिस एट कॉस्ट इनर कॉलम में लिखा हम लोगों ने 1 करोड़ रुपीज, एडिशन किया है, एडिशन प्रीमाइसिस परचेस किया है 20 लाख रुपीज, तो दोनों का टोटल कितना बन गया? 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। तो डेबिट साइड वाले नाम हम लोगों ने प्लस किए हैं, बराबर है, और क्रेडिट साइड वाला जो नाम है ना, लेस डेप्रेसिएशन टू डेट 80 लाख और रिजर्व फॉर बिल्डिंग 10 लाख, ये माइनस करना है। चलो हम लोग जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ताकि आप लोगों को ये और समझ में आए डिटेल्स में। तो देखो यहाँ पे प्रीमाइसेस 1 करोड़ हम लोगों ने ऐड किया है, एडिशन टू प्रीमाइसिस 20 लाख रुपीज इनर कॉलम में लिखा। तो टोटल प्रीमाइसिस आज के तारीख में कितना है? 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। और उसके बाद डेप्रेसिएशन के एडजस्टमेंट होती है, आप लोग 12th के अंदर भी थे। देखो जब आप लोगों को दिया जाता था फर्नीचर के ऊपर डेप्रेसिएशन लगाओ, कोई भी एसेट के ऊपर डेप्रेसिएशन लगाओ, तो आप लोग क्या करते थे? वहां से माइनस ही करते थे ना। तो आज हम लोगों ने कुछ अलग सा किया है क्या? बिल्कुल भी अलग सा नहीं किया है। तो डेप्रेसिएशन जैसे 12th के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग माइनस करते थे,
वैसे ही हम लोगों ने यहाँ से माइनस किया है, और रिजर्व एडिशनल रिजर्व हम लोगों ने वहाँ से और माइनस किया है, मतलब 2 माइनस 2 प्लस, और दोनों का प्लस माइनस कैलकुलेशन करोगे तो अल्टीमेटली आएगा 30 लाख रुपीज। एक दो बार आप लोग नोटबुक में लिखने की कोशिश करो तो ये आसानी से समझ में आएगा, इसके अंदर कुछ खास दिया ही नहीं। तो देखो 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज, तो ये 2 माइनस करना है आप लोगों को और वो 2 प्लस हो जाएंगे स्टार्टिंग वाले। इसको एक अलग सा कलर देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, ये हो गया शेड्यूल नंबर 10। 11 अदर असेट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, डेबिट था तो चला जाएगा 11, और क्रेडिट था तो 5। ब्रांच एडजस्टमेंट, ये भी डेबिट था। सिल्वर 2 लाख रुपीज, गोल्ड होगा तो इन्वेस्टमेंट, सिल्वर होगा तो अदर असेट। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 1,10,000, नॉन बैंकिंग असेट 70,000, तो सबका टोटल आएगा 64,34,000 और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की थी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, एक्सेप्टेंस, क्लेम्स और लाइबिलिटी, ये प्रॉब्लम का क्या है, ये प्रॉब्लम का फीचर से आज का, ये प्रॉब्लम का फीचर है। ओके, तो ये 4 लाइबिलिटीज, ताकि आप लोगों को कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वाला पार्ट एकदम 100% परफेक्ट हो जाए। बस ये शेड्यूल क्लोज होने के बाद आप लोगों का अभी 5 मिनट का काम बाकी है, हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि हम लोगों की लाइबिलिटी के साथ असेट साइड टैली होनी ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, द थर्ड शेड्यूल, सेक्शन 29। फॉर्म कौन सा होता है, ए होता है। बैलेंस शीट आज कौन सी है, अपने कॉलेज की DGCC की है, और 31 मार्च 2008। कैपिटल कितना आएगा, 10 लाख रुपीज। एथोराइज्ड कैपिटल की टोटल आती है क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगी सर। रिजर्व एंड सरप्लस 26,08,000। डिपॉजिट 3,20,00,000 रुपीज। बोरोविंग 2,50,000 रुपीज। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन 20,76,000 रुपीज। तो हर एक शेड्यूल की टोटल हम लोगों ने यहाँ पे ली है, बाकी कुछ दिमाग लगाए नहीं। तो हर एक शेड्यूल का अपना अपना जो टोटल था 1, 2, 3, 4, 5th का, वो टोटल हम लोगों ने वहाँ पे क्लोज किया और ऊपर जाके हम लोगों ने लिखा। टोटल बराबर लिखना है, बस एक बार भी गलती हो गई ना तो टोटल मतलब गलत होता है। ओके, तो ये सिस्टमैटिकली लिखोगे आप लोग। असेट साइड के अंदर भी हम लोगों ने कुछ अलग सा किया है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो शेड्यूल नंबर 6 की टोटल 34 लाख है, जब आप लोग नीचे जाके देखोगे तो 34 लाख समझ में आएगी। 7 की टोटल 14 लाख रुपीज़ है, वो भी हम लोगों ने एज इट इज़ लिखी है। शेड्यूल नंबर 8 की टोटल 1,28,00,000 रुपीज़ है, वो भी हम लोगों ने एज इट इज़ लिखी है वहाँ पे। 9 की टोटल 1,09,00,000 रुपीज़ है, वो भी आ गई। शेड्यूल नंबर 10 की टोटल 30 लाख रुपीज़ एग्जैक्टली वो भी लिखी है। और 11 नंबर अदर असेट 64,34,000। तो ये दोनों का टोटल अभी लाइबिलिटी साइड की टोटल थी ये 3,79,34,000, और असेट साइड की भी टोटल आ गई 3,79,34,000। ये दोनों टोटल अगर बराबर आ जाते हैं तो हमारा होगा प्रॉब्लम अभी टैली, और टैली होने के बाद हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, स्माइल मिलती है फेस पर। ओके, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, इसका प्रॉब्लम टैली होने के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी शेड्यूल नंबर 12, और बिल्स फॉर कलेक्शन सबसे आखिर में सिर्फ फॉर्मेलिटी बोलकर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का प्रॉब्लम नंबर 3 कवर हो चुका है। ऐसे ही आप लोग कॉन्फिडेंस से पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल सर बोलो मुझे, ये बिल्कुल पूछो मुझे सर ये समझ में नहीं आया है, मैं फिर से आप लोगों के लिए और ये वीडियो के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये था आप लोगों का प्रॉब्लम नंबर 3। अभी नेक्स्ट आएगा कल प्रॉब्लम नंबर 4। तब तक ये प्रॉब्लम देखो, बार बार सुनो, जहां पे कुछ समझ में नहीं आता तो रिकैप करके देखना है, और वो पार्ट वहीं पे परफेक्ट कर कर हम लोगों को आगे जाना है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रॉब्लम।